तो सभी बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2024 जिसकी एग्ज़ाम डेट है 28 फरवरी 2025 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। बालक देखभाल और शिक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले चारों सब्जेक्ट के दो प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी करा चुके हैं, जो कि आपको चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। महिला पर्यवेक्षक के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो उसमें जाकर के पुरानी सारी वीडियो आपको देख लेना है। ये वीडियो भी उसी प्लेलिस्ट में जाने वाली है। आपको बता दें, जो बाल विकास है ये आपके एग्जाम में 45 नंबर का आने वाला है, तो महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो इसी सब्जेक्ट को आज हम कवर करने वाले हैं और आज हम इस सेट में कुछ पुराने जो महत्वपूर्ण प्रश्न 2017 में आपके एग्जाम में आए थे 26, 27, 28 मार्च के पेपर में, उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम यहाँ पर डिटेल में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि सारी वीडियो आप तक पहुंच सकें। और बेल आइकन भी आपको दबा लेना है, जिससे कि नोटिफिकेशन भी आपके पास में तुरंत पहुंच जाए जैसे ही हम क्लास डालें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, साथ ही साथ में आपको बता दें, एमपी महिला सुपरवाइजर के सुपर नोट्स उपलब्ध हैं, सभी सब्जेक्ट के बन चुके हैं। एक सब्जेक्ट का नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो मात्र 39 रुपये में आपको मिलेगा, लेकिन आप चाहते हैं कि चारों सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाए आपको, तो मात्र 128 रुपये में आप चारों सब्जेक्ट के सुपर नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये व्हाट्सअप नंबर है 7052547003। इसी पर आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलेंगे, घर पर आपके नोट्स ये नहीं आएंगे, क्योंकि अब समय ही नहीं बचा है। बहुत सारे लोगों ने हमारे पास में स्क्रीनशॉट सेंड किए कि सर 399 हमसे ले लिए, 700 रुपये ले लिए, 800 रुपये ले लिए, लेकिन हमारे घर पर अभी तक नोट्स नहीं आ पाए हैं। तो वो नोट्स आपके घर तक पता नहीं कब पहुँचेंगे, जब आपका एग्जाम हो जाएगा तब पहुँचेंगे। ठीक है, तो इतना समय हमारे पास में भी नहीं है, आपके पास में भी नहीं है। आप तुरंत 128 रुपये का पेमेंट भेजेंगे व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट, तुरंत हम आपको 1 मिनट के अंदर आपके पास में सारे नोट्स पहुँच जाएंगे व्हाट्सएप पर पीडीएफ फॉर्म में। फिर चाहे आप उसको मोबाइल पर पढ़िए, लैपटॉप पर पढ़िए या फिर प्रिंट निकलवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सर नोट्स में क्या क्या मिलने वाला है तो देख लीजिए। नोट्स में आपको मिलेंगे पोषण एवं स्वास्थ्य, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। कंप्लीट सिलेबस को हमने पोषण एवं स्वास्थ्य वाले को कवर किया है अपने नोट्स में। ये आपका 55 नंबर का आने वाला है। इसके बाद में सामान्य ज्ञान, जिसके अंदर आपका मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, कंप्यूटर आएगा, योजनाएं आएंगी, महिला संरक्षण आयोग क्या है, बाल संरक्षण आयोग क्या है, तो ये सब मिलाकर के 55 नंबर का आने वाला है। ये भी आपके नोट्स में कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट किया गया है। इसके बाद में शिशु देखभाल, जिसका प्रैक्टिस सेट लगाने चल रहे हैं, शिशु देखभाल एवं जिसे हम बाल विकास कहते हैं, 45 नंबर का आने वाला है। ये भी कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स में कवर किया गया है। इसके बाद में मैनेजमेंट, जिसे हम प्रबंधकीय कौशल कहते हैं, ये भी आपका 45 नंबर का आने वाला है और कंप्लीट मैनेजमेंट को हमने अपनी नोट्स में कवर किया है। ठीक है, तो ये नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। चारों सब्जेक्ट के नोट्स मात्र 128 रुपये में उपलब्ध हैं। कैसे आपको नोट्स मंगाना है आइए वो भी बता देते हैं, फिर अपनी क्लास शुरू करते हैं। ये आपको स्कैनर दिखाई दे रहा है, इस स्कैनर का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसी स्क्रीनशॉट पर आपको 128 रुपये का पेमेंट करके, और जो पेमेंट का स्क्रीनशॉट है उसको आपको यहाँ पर इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है। नंबर है 7052547003। जैसे ही आप ये स्क्रीनशॉट 128 वाला सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत 1 मिनट के अंदर हम आपके पास में सारे नोट्स सेंड कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा एमपीटेट वर्ग 3 के भी नोट्स उपलब्ध हैं। 111 रुपये में कंप्लीट नोट्स वर्ग 3 चयन परीक्षा के उपलब्ध हैं। जो लोग वर्ग 3 चयन परीक्षा दे रहे हैं वो भी अपने नोट्स मंगवा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। नोट्स से आप लोगों को थ्योरी कवर कर लेना है और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस हम यहाँ पर करवा ही रहे हैं, तो एक बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी और फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आप एग्जाम देने जाएंगे और 660 जो सीट हैं उनमें से एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक के साथ में शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ये आपका 26 मार्च 2017 शिफ्ट 2 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन किससे संबंधित है? आपके व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आता है वो इनमें से किससे संबंधित है? सीखना से संबंधित है, परिपक्वता से है, सृजनात्मकता से है या फिर संवेगात्मकता से? किससे संबंधित है व्यवहार में स्थायी परिवर्तन? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सीखना से संबंधित है। कैसे संबंधित है सर? आइए आपको समझा देते हैं। देखिए सिंपल भाषा में, तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन मुख्य रूप से सीखने से संबंधित है। सीखने में अनुभव अध्ययन, शिक्षण के माध्यम से ज्ञान या कौशल का अधिग्रहण शामिल है, यानी कि आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, कोई टेक्निक सीखते हैं, कोई कौशल प्राप्त
प्राप्त करते हैं। जब हम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन की बात करते हैं तो अक्सर अनुबंध के माध्यम से सीखने की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। ये सारी थोड़ा जो है क्रिटिकल लैंग्वेज में हो गया, सिंपल आपको समझाते हैं। आपके अंदर कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप कोई चीज़ अच्छे से सीख लेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए आपको लैपटॉप चलाना नहीं आता है, लेकिन आपने लैपटॉप चलाना अच्छे से सीख लिया, आपके अंदर क्या हुआ? कॉन्फिडेंस आ गया और आपके व्यवहार में क्या हो जाएगा? स्थायी परिवर्तन हो जाएगा। जिस लैपटॉप को उठाने से आप डर रहे थे, अब आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आ जाएगा। उस लैपटॉप को बेझिझक उठा सकते हैं, बेझिझक उसमें काम कर सकते हैं, क्योंकि आपने चीज़ों को सीख लिया, ठीक है। तो सीखने से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एड्स कैसे फैलता है? एड्स अलग से चैप्टर दिया गया है आपके बाल विकास में, तो एड्स को अच्छे से पढ़ना है। बाल विकास पीडीएफ नंबर 2 में हमने एड्स पर पूरा डिटेल में आपको जानकारी दी है। भारत सरकार ने कौन से कार्यक्रम चलाए, विश्व के द्वारा कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं, एड्स कैसे फैलता है, कैसे रुकता है, ये सब कुछ हमने पीडीएफ नोट्स में डिटेल में बता रखा है। जो लोग पढ़ करके आए होंगे वो इसका तुरंत आंसर लगा देंगे। ये भी आपका 26 मार्च 2017 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो वायरस यानी विषाणु से फैलता है, सर्दी जुकाम से फैलता है, मच्छर से या बैक्टीरिया से। एड्स रोग जो है वो किससे फैलता है? आइए आंसर देखिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि वायरस विषाणु की वजह से जो है एड्स रोग फैलता है। एड्स का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, देख लीजिए। एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये एड्स का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ये जो है एचआईवी वायरस के कारण ये एड्स नामक रोग होता है। इसके बारे में डिटेल आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संरक्षण की आवश्यकता किसके लिए होती है? अब इसको आप समझिएगा। अभी आपने सुना होगा ना। चलिए पहले प्रश्न देख लेते हैं। संरक्षण की आवश्यकता किसके लिए होती है? ये भी 26 मार्च का प्रश्न है। विकास के लिए, समायोजन के लिए, भविष्य के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। आइए आंसर देखें। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि इन सभी के लिए संरक्षण की आवश्यकता होती है। अब इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। ताज़ा लेटेस्ट एग्जाम्पल है। आपको पता है इलाहाबाद प्रयागराज में कुंभ चल रहा है। कुंभ में एक आईआईटी बाबा आए हुए हैं ना, अब तो चले गए, वो आए हुए थे। उन्होंने क्या कहा कि भैया माँ बाप को उन्होंने मतलब कि बहुत ऐसे बताया कि नहीं, माँ बाप का प्रेशर नहीं होना चाहिए, बच्चे एकदम फ्री होना चाहिए, माँ बाप का प्रेशर कह सकते हैं कि दबाव नहीं डालना चाहिए, ऐसा वैसा। लेकिन मैं उनकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, ठीक है। बच्चों को संरक्षण की आवश्यकता होती है, ये बाल विकास खुद कह रहा है। क्यों संरक्षण की आवश्यकता होती है? उनके विकास के लिए, उनके समायोजन के लिए, उनके भविष्य के लिए। अगर बच्चों पर लगाम नहीं लगाई जाएगी तो जो कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के बच्चे होते हैं ना, ये ऐसी एज होती है जब बच्चे या तो बिगड़ जाएंगे या फिर बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर जाएंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों को किस तरह से समायोजित करते हैं, किस तरह से उनको मोल्ड करते हैं, किस तरह से उनको लेकर के चलते हैं, समझाते हैं, ठीक है। अगर आप पूरा उनको फ्री छोड़ देंगे, जितने पैसे वो मांग रहे हैं उतने पैसे आप दे रहे हैं, तो वो गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। इसलिए संरक्षण आवश्यक है और सबसे अधिक संरक्षण माँ बाप के द्वारा ही दिया जाता है। तो मैं आईआईटी बाबा की बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। माँ बाप का एक कंट्रोल संतान पर जरूर होना चाहिए। जो भी माँ बाप होंगे, जिनके बच्चे होंगे, वो इस बात को समझ रहे होंगे, और जो बच्चे हैं वो भी समझ रहे होंगे, आगे चल करके वो भी माँ बाप बनेंगे, ठीक है ना। तो भी समझ रहे होंगे कि कंट्रोल रखना कितना ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। आपके भविष्य के लिए, आपके समायोजन के लिए, आपके विकास के लिए संरक्षण यानी कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। खुद बाल विकास में बताया गया है, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर आपको समझा देते हैं। संरक्षण विकास, समायोजन और भविष्य की सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। सुरक्षा जीवन के सभी पहलुओं विकास को बढ़ावा देने, समायोजन को बढ़ावा देने, भविष्य की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। मान लीजिए आपने ढेर सारे पैसे उसको दे दिए अपने बालक को, आपका बालक जो है ड्रग्स लेने लगा, ठीक है ना। तो क्या मतलब हुआ? अगर आपने कंट्रोल नहीं किया तो बालक आपका ड्रग्स लेने लगा ना, बिगड़ तो गया ना, ठीक है ना। इसलिए माँ बाप का कंट्रोल बालकों के ऊपर बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हाँ, इतना नहीं होना चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी ना जी पाएँ, बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। आप क्या मत रखते हैं? आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा ज़रूरी था बात करना, ठीक है ना। विकास की विशेषताएं क्या होती हैं? 27 मार्च 2017 शिफ्ट 1 में पूछा गया है कि विकास की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। विकास परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है, विकास क्रमबद्ध होता है, विकास योजनाबद्ध होता है, या फिर उपरोक्त सभी।
आइए आंसर देखें। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि उपरोक्त सभी है। विकास के बारे में हमने अपने पीडीएफ में पूरा बता रखा है। फिलहाल आपको बता देते हैं, विकास परिवर्तनों की एक प्रगतिशील श्रृंखला है। अगर कोई व्यक्ति विकास कर रहा है, बालक विकास करता है, मान लीजिए छोटा बालक है, ठीक है ना, छोटा बालक जो है जब विकास करता है तो हर चीज़ में वो विकास करता है। उसका माइंड डेवलप होगा, उसके हाथ पैर बड़े होंगे, उसकी आंखें बड़ी होंगी, हर चीज़ में वो एक क्रमबद्ध तरीके से प्रगतिशील श्रृंखला के माध्यम से वो विकास करता है। विकास क्रमबद्ध होता है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा तो नहीं है कि एक हाथ जो है बहुत बड़ा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया, ठीक है ना। विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है। अगर हाँ मतलब पोषण वगैरह आपको सही मिल रहा है तो, अब खाने को ही नहीं ले रहे हो फिर कहोगे बॉडी बन जाए तो नहीं बनेगी, ठीक है ना। विकास योजनाबद्ध तरीके से होता है। विकास को आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा खाना भोजन अच्छा सब कुछ दीजिए तो बालक का विकास और अच्छी तरीके से होगा, और बालक को खाना मत दीजिए तो वही हालत हो जाएगी, कुपोषण का शिकार हो जाएगा, पेट बाहर निकल आएगा, सर बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब कुछ आपका यहाँ पर मायने रखता है। विकास परिवर्तनों की प्रगतिशील श्रृंखला है, विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है और विकास योजनाबद्ध तरीके से भी होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाने वाला है। देखिए, विकास एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं में शामिल रहती है। इसमें पूरे जीवन काल में शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक विकास परिवर्तन शामिल है। और ये सारे विकास परिवर्तन के बारे में अपनी पीडीएफ नोट्स में उन्होंने बता रखा है। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, भावनात्मक विकास क्या होता है, सामाजिक विकास क्या होता है, ये सब आपको पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बालकों की पहचान की प्रमुख पद्धतियां क्या हैं। 29 मार्च 2017 शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है कि बालकों को हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बालक कैसा है। आइए ऑप्शन देखते हैं। अवलोकन विधि है, साक्षात्कार विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है या फिर उपरोक्त सभी। आंसर इसका भी यही रहने वाला है, उपरोक्त सभी। ये तीनों विधियां जो हैं बालकों की पहचान की विधियां होती हैं। कैसे, आइए देख लेते हैं। तो सभी तीनों विधियां, अवलोकन हो गया, साक्षात्कार और मनोवैज्ञानिक परीक्षण, बच्चों में समस्या की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण और पूरक दृष्टिकोण है। मान लीजिए आपका बालक बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है ना, लेकिन वो आपसे कुछ कह नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि वो आपसे डर रहा है। तो आप मनोवैज्ञानिक के पास में जाते हैं कि मेरा बच्चा डिप्रेशन में चला गया, आप देख लीजिए। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी एक तरह का बालक की मतलब कि कंडीशन को जानने का एक तरीका है। उससे साक्षात्कार कर सकते हैं, बात कर सकते हैं आप बैठा करके, ये भी एक तरीका है, ठीक है ना। और अवलोकन, उस पर आप मतलब कि फोकस कर सकते हैं, उसको उसकी जो आपकी एक्टिविटी है उसको ध्यान में रख सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि क्या एक्टिविटी कर रहा है बालक, अगर नाराज़ है तो क्यों नाराज़ है। ये तीनों विधियां जो हैं वो बालक की पहचान करने के लिए पर्याप्त विधियां होती हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6। सारी चीज़ें समझ में आ रही हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए भाई, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। आपके कमेंट जो है हमारे लिए पेट्रोल का काम करते हैं, आपको कई बार बताया है। इससे क्या होता है, हम और अलग अलग तरीके से और अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। संवेदी पेशी अवस्था तथा स्थूल संक्रियात्मक अवस्था किस अवस्था के प्रकार हैं, और ये सारी अवस्थाएं हमने डिटेल में समझा रखी हैं बाल विकास पार्ट नंबर 1 में जो पीडीएफ दे रखी है, ठीक है। 28 मार्च को पूछा गया है। संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, संवेगात्मक विकास या फिर इनमें से कोई नहीं, किसकी अवस्था है? संवेदी पेशी अवस्था और स्थूल प्रक्रियात्मक अवस्था। आइए देखें, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था है, ठीक है। देखिए, तो संवेदी पेशी अवस्था संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था होती है जो जन्म से 24 महीने तक रहती है, यानी कि जो 2 वर्ष का बालक होता है वो संवेदी पेशी अवस्था के अंतर्गत आता है। इसके बाद में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर संज्ञानात्मक विकास की तीसरी अवस्था है जो 7 से लेकर के 11 वर्ष तक चलती है। अब दूसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है, ये आपको पीडीएफ नंबर 1 में मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि उतना डिटेल में समझाएंगे तो वीडियो 2-3 घंटे की बन जाएगी, तो कोई मतलब नहीं है, समय आपका खराब होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाता है? 26 मार्च को पूछा गया प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस, नहीं, ये तो 5 जून को मनाते हैं। विश्व एड्स दिवस, विश्व महिला दिवस, ये तो 22 को मनाते हैं। विश्व बालक दिवस। आइए आंसर देखते हैं कि 1 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, विश्व एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो यह दिवस HIV के खिलाफ लोगों को एकजुट करता है, ठीक है, कि HIV वायरस से अपन को बचना है, HIV से एड्स हो जाता है, ये सारी जानकारी जो है दी जाती है और 1 दिसंबर को इसको मनाया जाता है प्रतिवर्ष। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, नवजात शिशु के विकास के विभिन्न पहलू क्या क्या होते हैं? कौन कौन से विकास के पहलू होते हैं? 27 मार्च 2017 शिफ्ट 2 में पूछा गया है आपके सुपरवाइजर के एग्जाम में। क्रियाशीलता, चेतना, संवेदनशीलता या फिर उपरोक्त सभी। नवजात शिशु के विकास के विभिन्न पहलू क्या होते हैं?
आइए आंसर देखें, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। देखिए अगर आपको एक ट्रिक बता दें, मान लीजिए बाल विकास में आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपके सामने क्वेश्चन आ गया है और उसमें एक ऑप्शन है उपरोक्त सभी, तो इसमें आपका बहुत ज़्यादा चांस हो रहा है, अगर आपको तुक्का ही लगाना है, अगर आपको आ रहा है तो नहीं लगाना है, आपको कुछ भी नहीं आ रहा तुक्का ही लगाना है, तो उपरोक्त सभी पर ही तुक्का लगाइएगा, क्योंकि बहुत चांस रहते हैं, हाई चांस रहते हैं कि उपरोक्त सभी इसका आंसर होता है। ठीक है, चलिए बाकी ये जो छोटी छोटी ट्रिक है ये हम आपको एग्जाम टाइम पर बताएंगे, परेशान मत होइए आप, अभी तो आप एग्जाम तक हमारे साथ बने रहिए। देखिए सबसे पहले बताएं कि क्रियाशीलता क्या होती है। तो क्रियाशीलता नवजात शिशु की पेशी गतिविधि है जो बच्चों की सहज और प्रतिवर्ती दोनों गतिविधियों को संदर्भित करती है, यानी बालक क्या गतिविधि कर रहा है यह क्रियाशीलता के अंतर्गत आता है। बालक हंस रहा है, बालक हाथ डुला रहा है, बालक पैर को हिला रहा है, ये सब जो है क्रियाशीलता के अंतर्गत आता है। ठीक है, चेतना क्या होती है? तो एक नवजात शिशु में चेतना उनकी जागरूकता स्तर का, उत्तेजनाओं की प्रक्रिया और सोना जागरण प्रक्रिया के चक्र को बताती है। यानी कि चेतना के अंतर्गत हम क्या क्या रखते हैं कि वो बालक कितना जागरूक है, हम कोई चीज़ सिखा रहे हैं, कितनी तेजी से सीख रहा है। ठीक है, वो कब सो रहा है, कब जग रहा है, कब कितनी उत्तेजना है उसके अंदर, सीखने की क्षमता कितनी है, ये चेतना के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद में तीसरा ऑप्शन आपका क्या है? संवेदनशीलता। अब ये संवेदनशीलता क्या है? तो संवेदनशीलता में स्पर्श, ध्वनि, प्रकाश सहित संवेदी उत्तेजनाओं के प्रति नवजात की प्रतिक्रिया शामिल होती है। संवेदनशीलता के अंतर्गत अगर आप बालक को स्पर्श कर रहे हैं तो क्या रिएक्ट कर रहा है वो, प्रकाश को देख करके क्या रिएक्ट कर रहा है वो, और संवेदी जो है आपकी उत्तेजनाओं के अंतर्गत इन चीज़ों को हम रखते हैं, इसी को हम संवेदनशीलता कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आंसर पहले ही दिख जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है विकास में परिवर्तन के स्वरूप क्या क्या हैं? विकास में किस तरह से परिवर्तन होता है, किस में परिवर्तन होता है विकास के दौरान? 29 मार्च 2017 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। आकार में परिवर्तन होता है, अनुपात में परिवर्तन होता है, नवीन लक्षणों को ग्रहण करने की क्षमता में परिवर्तन होता है, या फिर उपरोक्त सभी? आंसर देखें, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो विकास में मुख्यतः 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, चारों परिवर्तन को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहला है आकार में परिवर्तन। जब विकास होगा, हमने आपको बता रखा है आकार में परिवर्तन होगा। ये मान लीजिए बालक है, छोटा है, ठीक है ना, अब आकार में इसके परिवर्तन होगा। जैसे जैसे बालक बढ़ेगा उसके हाथ बढ़ेंगे, पैर बढ़ेंगे, ठीक है ना, सर बढ़ेगा, बाल आएंगे, तो क्या हो रहा है? आकार में उसके परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद अनुपात में परिवर्तन। जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं उनका अनुपात बदलता रहता है। उनका सिर शरीर के अनुपात में छोटा होता है, आप जानते हैं, शरीर पूरा बड़ा होता है, सिर छोटा होता है, तो ये रेशियो भी समय के साथ में बदलता रहता है। ऐसा नहीं है कि ये जितना बड़ा आपका शरीर होगा उतना बड़ा आपका सर होगा, नहीं, इसका एक फिक्स रेशियो होता है। तो अनुपात में भी समय के साथ साथ में परिवर्तन होता है। उसके बाद क्या है? नवीन लक्षणों को ग्रहण करना। जैसे जैसे बालक बड़ा होगा नए नए उसके विचार जो है विकसित होंगे, नई नई चीज़ों को वो ग्रहण करना सीख जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद में नंबर 4 है सुविधाओं का ह्रास। कुछ चीज़ें जो उसको बचपन से मिलती हैं वो धीरे धीरे खोना शुरू हो जाता है, जैसे कि उसके दांत हो गए, जैसे उसका गर्भनाल हो गया। जैसे ही वो पैदा होता है सबसे पहले गर्भनाल काट दी जाती है, यानी कि जो उसको सुविधा अभी तक मिल रही थी, माता के द्वारा जो भोजन उसको मिल रहा था बिना कुछ काम किए हुए, बिना रोए हुए, वो यहाँ पर सुविधा समाप्त कर दी गई, तो सुविधाओं का ह्रास हो गया। उसके जो दांत हैं कुछ समय के बाद में दूध के दांत उसके टूट जाते हैं, तो ये सुविधा भी समाप्त होगी। हालांकि बाद में अच्छे दांत आ जाते हैं लेकिन दूध के दांत टूट जाते हैं, तो समय के साथ साथ में सुविधाओं का भी ह्रास होता है। ये 4 प्रकार के परिवर्तन एक बालक के अंदर विकास में होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो भाई पसंद आ रहा है वीडियो तो लाइक कर दीजिए। कहें बैठे हुए हैं एकदम, लाइक का बटन नहीं दबा रहे हैं, है ना? लाइक का बटन दबाइए, शेयर करिए अपने सभी दोस्तों के पास में जिनका भी आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चारों ऑप्शन दिख जाएं। क्वेश्चन है मानस मंद बालकों की क्या विशेषता है? अब मानस मंद का अर्थ क्या है? जो मानसिक रूप से मंद है, जिन्हें हम मंद बुद्धि कहते हैं, उसी का नाम है मानस मंद। नहीं पूछ लिया जाए, 26 मार्च को पूछा गया, आधे लोग को दिमाग के ऊपर से निकल गया कि ये मानस मंद क्या होता है। ठीक है ना, तो चलिए देख लेते हैं। सृजनशीलता की अधिकता होती है मानस मंद बालक में, यानी मंद बुद्धि वाले बालक में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, ये तो गलत है। ध्यान केंद्रण में कमी होती है, बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों के समान होती है, या फिर सामान्य स्मृति विस्तार होता है। आइए देखें आंसर, फिर समझाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि जो मानस मंद बालक होगा, जो मंद बुद्धि बालक होगा, वो ध्यान नहीं लगा पाएगा, किसी भी चीज़ में वो ध्यान नहीं लगा पाएगा। अगर वो ध्यान ही लगाने लगे तो उसकी बुद्धि तेज हो जाएगी। ठीक है, तो मानस मंद जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि तेज की जा सकती है लगातार, उनका जो है कह सकते हैं प्रयास करने से, लेकिन शुरुआत में वह ध्यान केंद्रण में उसके कमी होती है। ठीक है, बाकी सब कुछ एकदम गलत है, ध्यान केंद्रण में उसके कमी होती है। देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि मानसमंद बालकों की क्या विशेषता है कि उनके ध्यान केंद्रण में कमी होती है, वो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। देखिए
तो मानसमंद बालक को ही बौद्धिक विकलांगता या फिर संज्ञानात्मक हानि कहते हैं। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। मानसमंद को ही हम कहते हैं बौद्धिक विकलांग है या फिर संज्ञानात्मक हानि है। ठीक है, इस स्थिति में बालकों में ध्यान केंद्रण की कमी हो जाती है, बालक ध्यान नहीं लगा पाते हैं किसी भी चीज़ पर। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए, ये भी आपका 26 मार्च को पूछा गया प्रश्न है। प्रारंभिक बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं? जब बालक पैदा होता है तो कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? शारीरिक एवं मानसिक अस्थिरता होती है, जिज्ञासा की प्रबलता होती है, वास्तविक जगत से संबंध होता है या फिर उपरोक्त सभी। आइए आंसर देखें। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि जब बालक पैदा होता है तो ये सारी प्रक्रियाएं उसके साथ में होती हैं। शारीरिक एवं मानसिक अस्थिरता रहती है। अस्थिरता का अर्थ क्या है कि उसकी सारी चीज़ें, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, वो तेज़ी से बदलती रहती हैं, स्थिर नहीं रहती हैं, तेज़ी से बदलती रहती हैं, आगे की ओर बढ़ती रहती हैं। ठीक है, जिज्ञासा की प्रबलता रहती है। छोटा सा बालक है, आप उसको खिलौना दिखाइए, उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो जाएगी कि आखिर ये खिलौना ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसे क्यों डोल रहा है, क्यों जल रहा है। तो जिज्ञासा की बहुत ज़्यादा प्रबलता रहती है। वास्तविक जगत से संबंध रहता है, यानी कि जो उसको जगत दिख रहा है पेट में से निकलने के बाद में पेट में चारों तरफ अंधेरा दिख रहा था, अब वो पेट से बाहर निकला तो सारी चीज़ें उसको दिखाई दे रही हैं। अब वो हर चीज़ के बारे में जानने की इच्छा रखता है। ठीक है ना, तो वास्तविक जगत से संबंध स्थापित करना चाहता है बालक। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, तो प्रारंभिक बाल्यावस्था तीव्र शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास का काल होता है। तेजी से जो है परिवर्तन होता है। बच्चे लगातार अपने आसपास की दुनिया को सीख रहे होते हैं तथा नई नई खोजें कर रहे होते हैं। जो भी चीज़ नया दिखाएंगे बच्चे उसके बारे में जिज्ञासु रहेंगे, जानने की इच्छा रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, मजा आ रहा है ना क्लास में? बताइएगा, इनमें से कौन से गुण माता पिता से संतानों को प्राप्त होते हैं? 25 मार्च 2017 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। आनुवंशिकता, पर्यावरण, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन से ऐसे गुण हैं जो माता पिता के द्वारा बालकों को प्राप्त होते हैं, संतानों को प्राप्त होते हैं? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आनुवंशिकता इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। तो आनुवंशिकता माता पिता से संतानों में गुणों का संचरण है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संतान अपने माता पिता से गुण प्राप्त करती है। आपने देखा होगा डीएनए परीक्षण कराते हैं, ये इसका बालक है या नहीं है, कैसे पता करें? तो आप ऐसा करिए, इसका डीएनए परीक्षण करवा लीजिए। क्यों? डीएनए में जो है वो आनुवंशिक गुण होते हैं, जेनेटिक गुण जो है वो डीएनए में स्थित होते हैं। उसकी मदद से प्राप्त मतलब पता लगा सकते हैं इसका बालक है या नहीं है। ठीक है ना, तो आनुवंशिकता जो लक्षण है उसके माध्यम से माता पिता के जो लक्षण है वो बालकों में ट्रांसफर होते हैं और डीएनए के माध्यम से ये संतानों में पहुंचते हैं। इसी को हम आनुवंशिकता कहते हैं। खोज किसने की थी? ग्रेगर जॉन मेंडल ने इसकी खोज की थी। मटर के पौधे पर इसकी खोज की थी, ये भी आपको याद रखना है। जेनेटिक्स का पिता उन्हीं को कहा जाता है, मेंडल महोदय को। आगे बढ़िए, 13 नंबर प्रश्न। ड्वाक्रा क्या है? ड्वाक्रा के बारे में अपने पीडीएफ में पूरा डिटेल में बता रखा है हमने कि ड्वाक्रा क्या होता है। 26 मार्च को पूछा गया प्रश्न है शिफ्ट 2 में। विशिष्ट बालकों के लिए कार्यक्रम है या फिर स्वास्थ्य हेतु कार्यक्रम है या फिर शासकीय संगठन है या फिर WHO का कार्यक्रम है? बताइए ड्वाक्रा क्या है? DWCRA। आइए देखते हैं आंसर। ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि यह एक शासकीय संगठन है। किससे संबंधित है? चलिए देख लेते हैं। तो ड्वाक्रा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ड्वाक्रा का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों का विकास। ये ड्वाक्रा का फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, डेवलपमेंट हो जाएगा आपका। ठीक है ना, वुमेन हो जाएगा, सी से चिल्ड्रन हो जाएगा, आर से रूरल हो जाएगा, ए से अर्बन हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से ये ड्वाक्रा का एक तरह से फुल फॉर्म हो जाएगा। बच्चों के लिए ये विकास कह सकते हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के उत्थान के लिए भारत में शुरू किया गया एक सरकारी संगठन है। ठीक है, तो ड्वाक्रा क्या है? ड्वाक्रा एक सरकारी संगठन है जो बालकों और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य करता है। आगे बढ़िए, 14 नंबर देखिए। 26 मार्च को पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है? पूछ रहे हैं आपसे। भाषा विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं पूरा पीडीएफ में बता रखा है हमने। परिपक्वता का सिद्धांत, अधिगम का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। कौन सा भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है ये भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो ये किसका है? आइए देख लेते हैं। तो सिगमंड फ्रायड के कार्य से जुड़ा हुआ मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है मुख्य रूप से मानव व्यवहार और भावनाओं को, व्यक्तित्व को आकार देने में अचेतन की भांति कार्य करता है। यानी कुल मिलाकर के ये जो आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है ये व्यक्ति के, मानव के व्यवहार और भावनाओं से संबंधित है, ये भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। बाकी सिगमंड फ्रायड कौन है, क्या है, ये सब हमने अपने पीडीएफ में बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। देखिए, सामाजिक विकास का प्रमुख तत्व क्या होता है?
आइए देखते हैं, आनुवंशिकता, लिंग, पर्यावरण या फिर आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों। ये भी 26 मार्च को पूछा गया है कि सामाजिक विकास का प्रमुख तत्व क्या होता है। आंसर देखिए ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों मिलकर के सामाजिक विकास का कार्य करते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो सामाजिक विकास एक जटिल प्रक्रिया है जो विभिन्न कारकों से प्रभावित होती है। आनुवंशिकता और पर्यावरण सभी हमारे सामाजिक कौशल व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आनुवंशिकता का अर्थ है जो गुण हमको माता पिता से प्राप्त हुए हैं, ये आनुवंशिकता हो गई। बाहर आने के बाद में जो गुण हमको पर्यावरण से प्राप्त हुए हैं, इन दोनों को मिला करके ही सामाजिक कौशल का, सामाजिक विकास का निर्माण होता है। तो दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है हमें सामाजिक विकास के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 15 प्रश्न आपके समाप्त होते हैं। डेली आपके लिए हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। प्रयास कर रहे हैं कि एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट लेकर के आएँ। जल्दी ही ये प्रयास सफल भी होगा। ठीक है, तेज़ी से काम करेंगे तो ठीक है। बाकी ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया गया है, इस पर आपको अपने मैसेज करके तुरंत की तुरंत नोट्स अभी मंगवा लेना है 7052547003। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। बाकी सबको PDF दी जाती है, कोई फ्रॉड वाला काम नहीं है। 97,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, इतना हम जो है फ्रॉड वगैरह नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो 97K हो गए भाई। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप लोग 100K करवाते हैं, 1 लाख कितनी जल्दी करवाते हैं, कितनी जल्दी अपने दोस्तों के पास शेयर करते हैं। आपका अपना चैनल है, ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए बाकी नोट्स कैसे मंगाने आपको बता रखे हैं। 3 स्टेप कीजिए, 3 स्टेप में आपके पास में नोट्स आ जाएंगे। फालतू का बात करने का टाइम ना हमारे पास में है, ना आपके पास में है, ना हमारी टीम के पास में है। ये दिख रहा है आपको स्क्रीन, इसी पर आपको जो है 128 का पेमेंट करना है स्कैनर पर, और उस पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है इस नंबर पर सेंड करना है, और सीधे तीसरे स्टेप में आपके पास में इसी नंबर से तुरंत रिप्लाई आ जाएगा। सारे के सारे लगभग 21-22 नोट्स हैं, आपके पास में सेंड कर दिए जाएंगे। ठीक है, 21-22 PDF हैं जिसमें जो है सारी चीज़ें आपकी समाहित हैं, आपके पास में तुरंत सेंड कर दिए जाएंगे। और अपनी तैयारी में लग जाइए, फालतू किसी की बातों पर ध्यान मत दीजिए। नोट्स इस तरह से तैयार किए गए हैं कि आप जो है आसानी के साथ में अपने एग्जाम तक 2 से 3 बार पढ़ सकते हैं। अगर आप दिन में 6 घंटे पढ़ते हैं तो आराम से आप नोट्स को कवर कर सकते हैं। आप किताबों को और पूरा जो है क्लास नहीं अगर खरीद लीजिए, कोई क्लास ले लीजिए 800-900 रुपये की, या किताब मंगा लीजिए, तो इतना समय आपके पास में अब नहीं बचा है कि पूरी किताब पढ़िए फिर ये काम कीजिए। ठीक है ना, तो नोट्स मंगा करके तैयारी अपनी पूरी कीजिए, तैयारी तेज़ी से कीजिए, और जो है अपना यहाँ पर आकर के अपना प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से है, वहाँ पर हमने कुछ नोट्स डाल रखे हैं, जैसे कि राकेश यादव सर के मैथ के क्लास नोट्स मिल जाएंगे, नीतू मैम की इंग्लिश की बुक मिल जाएगी, NCERT के साइंस सोशल साइंस के नोट्स मिल जाएंगे। ये सब आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, आप लोग जाकर के वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आपका जो महिला परीक्षक का नोट्स है वो आपको 128 रुपये में इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मिल जाएगा। ठीक है, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है। मिलते हैं अगली भी क्लास में, जो कि आपकी होगी, किसका टर्न है भाई, क्लास नंबर 3 सामान्य ज्ञान का है, जिसमें हम मैथ को, रीजनिंग को, कंप्यूटर को और योजनाओं को कवर करेंगे। तो वो क्लास आपकी कल आने वाली है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।